नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास नंबर हम 4 की बात करेंगे और चौथे नंबर की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा व्याकरण की शिक्षण विधियाँ, यानी हिंदी व्याकरण की शिक्षण विधियों की बात करेंगे। और इससे पहले वाली नंबर 3 क्लास में हमने गद्य और पद्य की शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा की थी। तो इस क्लास को भी आप लोग पूरा लास्ट तक देखना है। और अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो साथियों वीडियो पे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको ये क्लास, ये नोट्स आपको कितने अच्छे लगे। तो अगर मैं बात करूँ व्याकरण की, तो व्याकरण जो शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत के क्री धातु से हुई है। इसमें जो मूल शब्द है व्याकरण में वो क्री धातु है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसको अगर मैं तोड़ता हूँ यहाँ पर, तो वी धन आ धन क्री धन लुट यहाँ पर प्रत्यय है, तो इससे व्याकरण शब्द बनता है। इतना आपको ध्यान रखना है कि इसमें अगर धातु पूछा जाए तो धातु आपका क्री हो जाएगा। ओके भाई। अब इसमें एक परिभाषा आप लोगों को याद रखनी है पतंजलि की। व्याकरण को लेकर के पतंजलि की परिभाषा है कि व्याकरण शब्द अनुशासन है। व्याकरण एक शब्द अनुशासन है, व्याकरण शब्दों का एक अनुशासन है, एक व्यवस्था है। ये बात किसने कही थी? पतंजलि ने कही थी। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य भी है साथियों। उद्देश्य में बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य व्याकरण का वो है भाषा का ज्ञान कराना। भाषा का ज्ञान कराना व्याकरण का मूल उद्देश्य है। व्याकरण भाषा का अनुगमन करती है। व्याकरण भाषा का अनुगमन करती है, अर्थात पहले भाषा का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। बिना भाषा के व्याकरण का ज्ञान असंभव है, कहने का मतलब यही होगा। व्याकरण जो है नियमबद्ध व्यवस्था है। व्याकरण नियमबद्ध व्यवस्था है, अर्थात व्याकरणक नियमों के ज्ञान के बिना व्याकरण को हम नहीं पढ़ सकते। व्याकरणिक तत्व जो हैं उनका भी ज्ञान कराने में व्याकरण सहायक है, जैसे वर्ण, शब्द और वाक्य, इनके बारे में भी व्याकरण हमें ज्ञान कराती है। नवीन भाषा और अन्य भाषा के शिक्षण में भी व्याकरण का सहयोग होता है। प्रारंभिक कक्षाओं की बात करें हम, तो प्रारंभिक कक्षाओं में कक्षा 1 से 8वीं तक व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। व्यावहारिक का मतलब होता है अनौपचारिक व्याकरण। जो हमारी सामान्य बोलचाल होती है उसमें जो व्याकरणिक नियम यूज किए जाते हैं उसका ज्ञान प्रारंभिक कक्षाओं में किया जाता है। अगर बात करें माध्यमिक कक्षाओं की, तो माध्यमिक कक्षाओं में सैद्धांतिक व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है, जिसे हम औपचारिक व्याकरण कहते हैं। इसमें बिल्कुल नियमों का ज्ञान असली रूप में सिखाया जाता है और आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास भी व्याकरण के द्वारा किया जाता है। तो ये व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य हैं, इनको भी आप लोग याद रखना। अगर प्रश्न यहाँ से टपक जाए तो बिल्कुल आ सकता है, तो याद रखें आप लोग इनको। अब आते हैं हम व्याकरण शिक्षण की विधियों पर। व्याकरण में कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हमको पढ़नी है, इसके कौन कौन से रूप होते हैं व्याकरण की शिक्षण विधियों में। तो पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे आगमन विधि, दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम निगमन विधि, तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे आगमन निगमन मिश्रित विधि है ये, और चौथे नंबर पर पढ़ेंगे भाषा संसर्ग विधि। तो ये चार हमारी विधियां हैं मूल रूप से व्याकरण, हिंदी व्याकरण की। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आगमन जो विधि है इसके भी 2 रूप हैं, प्रयोग विधि और दूसरी है समवाय विधि। निगमन विधि के भी 2 रूप हैं, पाठ्यपुस्तक विधि और सूत्र विधि। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस पूरी क्लास के अंदर, क्लास नंबर 4 में। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक बार इसको लाइक ज़रूर करेंगे। और जिस विद्यार्थी को भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग ले सकते हैं। वही हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वही हमारा पेमेंट वाला नंबर है। फ़ोनपे, गूगल पे, किसी से भी आप लोग कर सकते हो। आगमन विधि की बात करें तो देखिए भाई, आगमन जो विधि है ये व्याकरण शिक्षण की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। आगमन विधि, जिसके प्रतिपादक, जिसके प्रवर्तक, जिसके जनक कौन है? अरस्तु हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। यह विधि प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, यानी कक्षा 1 से लेकर के 8वीं, कक्षा 1 से लेकर के यहाँ पर 10वीं तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक भी ये काम में आ सकती है। आगमन विधि के शिक्षण सूत्रों से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। जो आगमन विधि है वो हमेशा उदाहरणों से सूत्र की ओर चलती है। ध्यान रखेंगे आप लोग, उदाहरणों से सूत्र की ओर चलती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है,
मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है। ये शिक्षण सूत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों आगमन विधि के। इनको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, बहुत अच्छे से। उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर यह विधि चलती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगमन विधि के अगर सोपान या तत्वों की बात की जाए, इसके स्टेप कितने हैं तो 4 हैं, 4 स्टेप हैं, है ना भाई। अच्छे से याद रखना कौन कौन से हैं, इनको मैं एक बार ट्रिक से बता देता हूँ। ऊ नी सा पे, ठीक है भाई। तो ये देखिए, ऊ का मतलब होता है उदाहरण। इस विधि में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद निरीक्षण, नी से बन गया निरीक्षण या तुलना की जाएगी। उसके बाद तीसरा स्टेप है सामान्यीकरण, जिसको हम नियमनीकरण भी कहते हैं, तो तीसरे स्टेप हो गया। और चौथे स्टेप पे आता है हमारा परीक्षण या फिर प्रतिपुष्टि की जाएगी, इसके फीडबैक लिया जाता है। तो ये इसके 4 स्टेप हैं। उदाहरण, दूसरे नंबर पर है निरीक्षण या तुलना, तीसरे नंबर पर है सामान्यीकरण और चौथे नंबर पर है परीक्षण। तो ये 4 स्टेप आपको अच्छे से याद रखने भाई, बहुत बार एग्जाम में आता है। आगमन विधि की अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं, इसके गुण कौन कौन से हैं आगमन विधि के, तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी है? मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। यह विधि बालक में खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है, बच्चे में खोज की भावना को विकसित करती है, क्योंकि छात्र स्वयं नियम की खोज करता है। इस विधि में बच्चे को पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा, उदाहरण के माध्यम से बच्चा खुद नियम की खोज करेगा, सूत्र की खोज करना सीखेगा। तो यह विधि कैसी है? मनोवैज्ञानिक है। यह विधि व्याकरण के लिए तथा छोटी छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए उपयोगी विधि है ये। यह विधि बालकों में मानसिक शक्ति का विकास करती है। यह विधि बालकों में तर्क, विचार, निर्णय शक्ति को भी बढ़ावा देती है। और यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। जिस तरीके से प्रयोजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, उसी प्रकार से आगमन विधि भी बच्चों में खोजी प्रवृत्ति को जन्म देगी, यानी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इसी वजह से तो ये विधि मनोवैज्ञानिक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगली बात करते हैं, अगला पॉइंट है इसमें आगमन विधि के दोष। देखिए आगमन विधि में कौन कौन से दोष हैं, इसकी कौन कौन सी कमियां हैं, इसके कौन कौन सी सीमाएं हैं, एक ही बात है। तो इस विधि में समय बहुत अधिक खर्च होता है भाई, समय हद से ज़्यादा खर्च होता है। इस विधि में योग्य और अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता होती है, तो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट टीचर नहीं पाए जाते। परिणाम मूलतः सत्य नहीं होते, परिणाम जो होते हैं पूरी तरीके से सत्य नहीं होते हैं, कहीं कहीं पे मिस्टेक भी हो जाती है। बड़ी कक्षाओं के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है, छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा फायदेमंद है विधि। तो ये इसके दोष हो गए। सेकंड विधि आती है हमारी निगमन विधि। ठीक है भाई, कौन सी है? निगमन विधि। देखिएगा, निगमन विधि के जो प्रतिपादक हैं वो अरस्तु हैं। बहुत से विद्यार्थी बता रहे थे कि सर आगमन विधि के प्रतिपादक प्लेटो हैं। भैया प्लेटो नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, अरस्तु हैं। ठीक है, कई कई किताबों में इसको गलत बताया गया है प्लेटो, लेकिन प्लेटो नहीं है भाई। कौन है? निगमन विधि के भी जनक कौन है? अरस्तु है। आगमन और निगमन दोनों ही विधियाँ अरस्तु के द्वारा दी गई थी। यह विधि उच्च प्राथमिक और माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी है, अर्थात ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह विधि आगमन विधि का विलोम है। अगर उल्टा है, ये ध्यान रखना, जो आपने आगमन विधि पढ़ी उसका जस्ट उल्टा रूप है निगमन विधि। इस विधि में छात्र को सबसे पहले नियम या सूत्र दिया जाता है, फिर उस सूत्र को उदाहरणों में प्रयोग किया जाता है और फिर हल निकाला जाता है, फिर समाधान किया जाता है तथा सत्यता की पुष्टि की जाती है। इस विधि में यही काम होता है। आगमन विधि के अंदर तो पहले उदाहरण देते थे, परंतु इसमें बच्चे को, अगर मैं बात करूं निगमन की, तो बच्चे को पहले इसमें नियम या सूत्र दिया जाता है, फिर उस नियम या सूत्र को उदाहरणों में प्रयोग करेंगे, उसके बाद इसका हल ढूंढेंगे सवाल का। ओके भाई। आगमन विधि, निगमन विधि जो है, इसके हम चरणों की बात करते हैं। इसके सोपान कौन कौन से हैं? तो 4 सोपान है भाई, इसके भी 4 सोपान हैं। इसमें सबसे पहले बच्चे को नियम दिया जाता है, सिद्धांत का ज्ञान कराया जाता है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे, उस सिद्धांत का या नियम का प्रयोग करेंगे हम उदाहरणों में। फिर उसके बाद बच्चा परीक्षण करेगा, आंकड़ों के आधार पर परीक्षण करेगा और उसके बाद सत्यापन करेगा कि मेरा सवाल सही है या गलत है। ठीक है, तो 4 स्टेप इसके होते हैं। नियम या सिद्धांत का ज्ञान कराना,
सिद्धांतों का उदाहरणों में प्रयोग करना, फिर उसके बाद परीक्षण करना और सबसे अंतिम है सत्यापन करना। उत्तर की जांच कर रहा है, ठीक है भाई, सत्यापन। निगमन विधि के सूत्रों की बात करते हैं तो ये जो आप लोगों ने आगमन विधि में अभी पढ़े थे उनके जस्ट उल्टा कर दो। आगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र आपने पढ़े उनका जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमारे निगमन विधि के सूत्र बन जाते हैं। जैसे नियम से उदाहरण की ओर, ये विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सबसे पहले सामान्य चीज़ें बताई जाती हैं, उसके बाद विशिष्ट चीज़ें पर आते हैं। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर। तो ये निगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं जो एग्जाम में अक्सर बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रश्न तो यहीं से बनता है। आपको 2 प्रश्न इस क्लास नंबर 4 से ही मिल जाएंगे मित्रों। अब हम बात करते हैं निगमन विधि के गुण। निगमन विधि के गुण कौन कौन से हैं, इनको भी ज़रा आप लोग अच्छे से रट के जाएंगे। इस विधि में समय तथा मेहनत और धन की बचत होती है। धन भी कम लगता है, समय भी कम लगता है। समय पर पाठ्यक्रम इस विधि के द्वारा पूरा कराया जा सकता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट सूत्रों का उपयोग करते हैं। छात्रों की स्मरण शक्ति का ये विधि विकास करती है, स्मरण शक्ति का विकास करती है। समस्याओं के हल तीव्र गति से इसमें निकाले जा सकते हैं इस विधि में। तो ये सवालों को बहुत जल्दी हल करने में सहायक विधि है। क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, इस विधि में क्रमबद्ध ज्ञान मिलता है। नवीन समस्याओं का समाधान करने में भी यह विधि उपयोगी है। यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जो उच्च कक्षा होती हैं, बड़ी कक्षाएं, तो उनके लिए यह विधि उपयोगी बहुत है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम आते हैं निगमन विधि के दोष, यानी इसकी कमियां कौन कौन सी हैं। तो यह विधि रटने पर बल देती है। मैंने अभी आपको बताया स्मरण शक्ति पर बल देना अर्थात रटने पर बल देना। यह विधि मानसिक शक्ति का विकास कभी नहीं करती। मानसिक शक्ति का विकास तो आगमन विधि करती है क्योंकि उसमें बच्चा खोजी प्रवृत्ति को जन्म देगा अर्थात बच्चा खुद करके सीखेगा। परंतु निगमन विधि के अंदर रटने पर बल दिया जाता है तो मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता बल्कि स्मरण शक्ति का विकास होता है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है भाई, अस्थायी होता है क्योंकि बच्चा खुद करके नहीं सीखता। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह विधि विद्यार्थी में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न कभी नहीं करती क्योंकि डिपेंड किस पर करती है, ये सूत्रों पर डिपेंड करती है। निगमन विधि के 2 रूप हैं साथियों, इसकी भी 2 उपविधियां हैं, पाठ्यपुस्तक विधि और दूसरी है सूत्र विधि। इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि जो है इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं डॉक्टर वेस्ट। कौन है? डॉक्टर वेस्ट हैं। इस विधि को हम 2 नामों से जानते हैं। शुग्गा प्रणाली विधि, ये एग्जाम में आ चुकी है, संस्कृत लेवल 2 पेपर में आ चुका है। शुग्गा प्रणाली विधि को किस नाम से जानते हैं? तो पाठ्यपुस्तक विधि के नाम से जाना जाता है। और इसको हम तू पढ़ विधि भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? तू पढ़ विधि। तू पढ़ विधि कौन सी है? पाठ्यपुस्तक विधि है। शुग्गा विधि कौन सी है? पाठ्यपुस्तक विधि है। इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा से हुई है। उत्पत्ति इसकी अंग्रेजी भाषा से हुई है। यह विधि निरस और अमनोवैज्ञानिक है। इस विधि को पढ़ने में मज़ा नहीं आता क्योंकि ये सीधा रट्टा मारती है विधि, तो इसलिए अमनोवैज्ञानिक है। पढ़ते ही जाओ, पढ़ते ही जाओ, इस विधि में पढ़ते ही जाओ। तो तू पढ़ विधि कहलाती है भाई। व्याकरण शिक्षण की पाठ्यपुस्तक विधि को विकृत रूप से शुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है। तो देखिए ये प्रश्न कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। 2012 लेवल 1 में, 2021 लेवल 2 में और 2017 लेवल 2 में 3 बार ये प्रश्न पूछा गया कि शुग्गा प्रणाली किसे कहते हैं? तो पाठ्यपुस्तक विधि को कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है शुग्गा प्रणाली, पाठ्यपुस्तक विधि, अच्छे से याद रखना। उसके बाद है सूत्र विधि। देखिए सूत्र विधि, इसको हम घटे समुद्र पूर्णम विधि भी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? घटे समुद्र पूर्णम विधि भी कहा जाता है सूत्र विधि को। इसकी उत्पत्ति व सर्वाधिक प्रचलन संस्कृत भाषा में होता है। इसकी उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा से हुई है और इसका प्रचलन भी संस्कृत भाषा में होता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ना पाणिनि की, वो भी सूत्र विधि पर ही आधारित है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाए, टपक जाए प्रश्न कि भाई पाणिनि की अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो किस विधि पर आधारित है? तो सूत्र विधि पर आधारित है। इस विधि का हिंदी में प्रयोग न के बराबर होता है, बहुत नगण्य है। हिंदी में इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। सूत्र संक्षिप्त और छोटे होते हैं, इसलिए बड़े नियमों को सूत्र में बदलकर रटा जाता है।
और यह विधि अमनोवैज्ञानिक है। कैसी है? अमनोवैज्ञानिक विधि है भाई, ध्यान रखना है आपको। अब हम आते हैं आगमन निगमन विधि। ये मिश्रित रूप है दोनों का, अच्छे से ध्यान रखना। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है कौन सी? आगमन निगमन विधि। यह विधि मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि दोनों का मिक्सिंग है ना, इस वजह से। आगमन व निगमन विधि का क्रमशः प्रयोग किया जाता है। देखो, बच्चे को सबसे पहले आगमन विधि पढ़ाई जाती है, उसके बाद निगमन विधि, क्योंकि आगमन विधि का प्रयोग छोटे लेवल पर होता है, छोटे बच्चों के लिए, और निगमन विधि का प्रयोग बड़े बच्चों को। तो बच्चा पहले छोटे क्लास में पढ़ेगा, आगमन विधि को पढ़ के जाएगा, उसके बाद निगमन विधि का। तो इसका क्रमशः प्रयोग किया जाता है, पहले आगमन, उसके बाद निगमन विधि। पहले बच्चे को उदाहरण के द्वारा छात्र से किसी नियम को निकलवाया जाता है, फिर उस नियम से प्रतिपुष्टि उदाहरण के द्वारा की जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात आगमन विधि का प्रयोग करेंगे, फिर उससे नियम निकलवाया जाएगा। दूसरी बार करेंगे हम प्रयोग, तो उसमें पहले नियम को प्रयोग करेंगे, अर्थात निगमन विधि का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद उदाहरण की प्रतिपुष्टि की जाएगी। तो बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको। आगमन निगमन विधि के अंतर्गत सबसे पहले आगमन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद निगमन का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड? आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगे पॉइंट, एक बार लाइक करें। अगली जो हमारी विधि है वो है सूत्र विधि। ठीक है भाई, ये सूत्र विधि देखेंगे। यह विधि निगमन विधि का ही रूप है। किसका है? तो ये दोबारा मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आगमन विधि निगमन विधि का रूप है, दोबारा आ चुका है ये। तो ये आप लोगों ने ऊपर भी पढ़ लिया होगा, रट्टा प्रणाली है ये। नियम और सूत्रों को इसमें कंठस्थ रखा जाता है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। व्याकरण, निबंध, लेख, भाषण आदि में इसका उपयोग किया जाता है। आदि के निर्माण में विधि सहायक है सूत्र विधि। ठीक है, जो पॉइंट तुम्हारे रह चुके थे मैंने ये नीचे लिख दिए हैं। चलिए, तो ये आप लोगों को यहाँ तक मैंने पढ़ाया पूरी तरीके से। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो आप सभी को ये क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोग। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये सूत्र विधि नहीं है साथियों, इसको आप भाषा संसर्ग विधि लिख लें। क्या लिखेंगे इसको? भाषा संसर्ग विधि है ये। कौन सी है? भाषा संसर्ग विधि है ये। और इसको मैं पढ़ा रहा हूँ दोबारा से। भाषा संसर्ग विधि की बात करें तो ये विधि निगमन विधि का रूप है, संस्कृत से उत्पन्न हुई है, नियम से उदाहरण की ओर चलती है, नियमों व सूत्रों को इसमें कंठस्थ रटाया जाता है, और यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। व्याकरण, निबंध, लेख, भाषण आदि में इसका निर्माण किया जाता है। तो ये सूत्र विधि नहीं है भाई, ये भाषा संसर्ग विधि है। एक बार इसको आप करेक्शन कर लेंगे, भाषा संसर्ग विधि है ये। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, यहाँ पर ये भाई मिस्टेक हो चुका था लिखने में, इस वजह से। तो भाषा संसर्ग विधि है ये भी निगमन विधि का ही रूप है। ठीक है ना? तो अब आप लोग बताएंगे कैसा लगा आप लोगों को क्लास। थैंक यू सो मच।